जय हिंद दोस्तों। ईयर 2023 स्टार्ट हो चुका है और अब अप्रोप्रिएट टाइम है अगर आप अगले साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर होने का एम कर रहे हो। वैसे तो प्रीलिम से अगर आप 12 महीने पहले भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो भी इजीली आप प्रिपेयर कर पाओगे, बट 3-4 महीने अगर हम एडवांस में प्रिपेयर कर देंगे तो हमारे लिए एक बफर रहेगा। कई बार अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, आप कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकते हो, तो ऐसे केस में आपके पास टाइम रहता है कि आप थोड़ा बहुत अगर आपका गैप पड़ गया तो उसको कवर कर सको। उसके अलावा आपको एक रिवीजन करने के लिए भी कंफर्टेबल टाइम मिल जाएगा। सो आई वॉज थिंकिंग कि आपके लिए एक 16 मंथ्स का टाइम टेबल मैं बनाऊं, बट उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपको जो कंप्लीट रिसोर्सेज हैं, बुक लिस्ट हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, वो बताई जाएं। सो अगला सेशन में बनाऊंगा 16 मंथ्स टाइम टेबल फॉर यूपीएससी 2024 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट बुक लिस्ट और रिसोर्सेज की क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। तभी मैं आपको टाइम टेबल में क्लियरली बता पाऊंगा कि आपको इनिशियली इन रिसोर्सेज को पकड़ना है, लेटर ऑन इन चीजों पे जाना है और उसके बाद रिवीजन कैसे करनी है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। सबसे बेसिक रिसोर्स आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का, आपको भी पता है क्या होता है, न्यूज़पेपर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ही आता है कि न्यूज़पेपर कौन सा रेफर करें। आप द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो, बट स्टिक टू जस्ट वन न्यूज़पेपर। ये नहीं होना चाहिए कि दो न्यूज़पेपर आप रेफर कर रहे हो। एक न्यूज़पेपर को पकड़ो और जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसको फॉलो करते चले जाओ और उसमें से फिर खुद के नोट्स बनाने हैं आपको। अब कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है तो वो डायरेक्टली द हिंदू पे जंप कर सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, उनके वो कैब इतनी अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे केस में कुछ चीज़ों के मीनिंग उनको नहीं समझ आते, तो वो द इंडियन एक्सप्रेस को रेफर कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस। उससे कंफर्टेबल रहता है तो द हिंदू पे स्विच ओवर कर जाओ, और अगर आपको द इंडियन एक्सप्रेस ही अच्छा लगता है तो उसी के साथ कंटिन्यू करते चले जाओ। उसके अलावा आपने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक वेबसाइट होती है, सरकार का ये एक डिपार्टमेंट है और उसकी वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। तो उसकी वेबसाइट पे डेली जो भी सरकार ने अलग अलग कोई डिसीजंस लिए होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने डिसीजंस लिए होते हैं, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आती है। सो उसको जरूर रेफर करो कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि मैंने मिस कर दी हो, कि न्यूज़पेपर ने ना कवर की हो, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये दो रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपका बेस बनाएंगे पूरी की पूरी प्रिपरेशन का। अब हम चलते हैं बुक लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी की बुक लिस्ट। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आपने हमेशा से सुना होगा कि बोलते हैं 6th से लेके 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आपको कवर करनी है। यहाँ मैंने उनके बुक्स के कवर के साथ आपको दिखा दिया, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ओल्ड एनसीईआरटी के साथ जाएं, न्यू एनसीईआरटी के साथ जाएं। ज्योग्राफी में आप न्यू एनसीईआरटी के साथ ही जा सकते हो। आपको 6th की ज्योग्राफी, उसके बाद 7th, 8th, 9th एंड 10th, ये सारी की सारी एनसीईआरटी, इन जो 6th to आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें ज्योग्राफी की सिंगल बुक है पर क्लास। बट उसके बाद आप 11th और 12th की अगर हम बात करेंगे तो 11th के अंदर 2 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, दोनों आपको कवर करनी होंगी, और उसके बाद 12th के अंदर भी 2 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ये दोनों की दोनों भी आपको कवर करनी होगी। ध्यान से आप इस स्लाइड को यहाँ रोक के भी इन कवर्स को देख सकते हो, अमेजोन पे आपको मिल जाएंगी या कहीं भी आप बुक शॉप पे जाओगे आपको ये बुक्स इजीली अवेलेबल होंगी। उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर एक ये बुक आती है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। अब ये बुक पढ़नी जरूरी नहीं होती है, ये बुक आप अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हो। अगर आपको कोई फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है कि अननेसेसरी आप ज्यादा पैसा बुक्स में नहीं लगाना चाहते तो इस बुक को बाय करना आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस बुक को खरीद के अपने पास रख सकते हो, और जब भी आप एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें किसी कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, आपको इतनी क्लैरिटी नहीं हुई, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। वैसे तो आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, और यस यहाँ इंटरनेट की हमने बात की है तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान गूगल का, इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कोई भी चीज न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, बुक पढ़ते हुए कोई भी आपको डाउट होता है, आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, वो आपकी मर्जी है, बट आप कहीं से भी अपना डाउट इजीली क्लियर कर सकते हो।
कई बच्चों को होता है कि मेरे पास ऐसी एक बुक हो एक सब्जेक्ट की जहां से मैं डिटेल में कोई कॉन्सेप्ट कवर करना चाहूं तो वो भी कर सकूं, तो ये वो बुक है, अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे दे रखे हैं। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, ये तो आपके हमेशा टेबल पे रहनी चाहिए। जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, या कोई भी, मतलब आप ये मान लो कि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपके टेबल पे ये बुक नहीं है, ये एटलस नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन सही लाइंस पे नहीं कर रहे हो। न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी प्लेस देखते हो ऐसी कि जो आपको नहीं पता कि वर्ल्ड मैप पे कहाँ है, इंडिया के मैप पे कहाँ है, उसको लोकेट करो, इसको खोलो, लोकेट करो, आदत डाल लो कि आपने हर चीज यहां पे एक लोकेट करके और सामने पिक्चराइज करनी है, सो दैट लेटर ऑन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई इंटरनेशनल इशू के बारे में लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए कि जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वो इंटरनेशनल मैप पे कहाँ लोकेटेड है, इंडिया के मैप पे कहाँ लोकेटेड है, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या उस इशू के रिगार्डिंग रेलेवेंस है। वो चीजें क्लियर होंगी आपकी इससे। ये मस्ट बाय है, आपको ये करनी ही करनी है। इसके साथ हमने ज्योग्राफी के रिसोर्सेज बुक लिस्ट कवर कर ली है। अब हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा बच्चों को कि अगेन नई एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी आपने लेनी है हिस्ट्री के लिए, कौन कौन सी लेनी है ये भी आप देख लो। ये 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है, एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑथर का नाम है आर.एस. शर्मा। ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं, बुक शॉप पे जाओगे, अगर ओरिजिनल बाइंडिंग में नहीं मिलेगी तो फोटोकॉपी मिल जाएगी, बट लेनी आपको ओल्ड एडिशंस है। उसके बाद मिडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। अब यस, यहाँ पे मैं एक बात और डिस्कस करूंगा कि कुछ टॉपर्स ये बोलते हैं कि नहीं न्यू ले लो, कुछ बोलते हैं ओल्ड ले लो, मतलब अपना अपना व्यू पॉइंट है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि ओल्ड में बहुत अच्छे से कवर्ड है, न्यू में नहीं होंगी, और कुछ होंगी हो सकता है न्यू में थोड़ी बेटर वे से कवर्ड हो, इसमें ना हो। बट आप परफेक्ट ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने न्यू ले ली तो मैं बिल्कुल परफेक्टली उस चीज को कवर कर रहा हूँ, ओल्ड ले ली तो कवर कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस फिर भी ऐसे होंगे जो ना ओल्ड में होंगे ना न्यू में होंगे। मेरा पर्सनल आपको एडवाइस रहेगा कि आप ओल्ड को रेफर करो, और उसके अलावा कोई और डाउट आता है तो अगेन गूगल तो आप कर ही सकते हो उस चीज को। मिडिएवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। उसके बाद मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, जिसमें पूरी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया गया है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी ओल्ड एडिशन। उसके बाद जब आपने मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा से कवर कर लिया, उसके बाद ये जो स्पेक्ट्रम की बुक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम, ये भी आपको लेनी है। एक और बुक आती है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, वो काफी बल्कि सी बुक है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये स्पेक्ट्रम की लो, सो डैट एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन मॉडर्न इंडिया की इस बुक से बेटर वे से कवर हो जाए। उसके बाद पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई इंडिया के अंदर, वो भी पता होना आपको जरूरी है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी यूपीएससी की, तो आपको इंडिया का पास्ट, इंडिया का प्रेजेंट, वर्ल्ड का पास्ट, वर्ल्ड का प्रेजेंट, उसका एक ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है। तो ये नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब क्या हुआ उसके रिगार्डिंग आप ब्लैंक हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज है, यहां से आपका एक बेस बन जाएगा। ये है 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी आपको खरीदनी है। उसके बाद अब वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट आता है मेंस के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है। इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगेन आपको ऐड ऑन करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐड ऑन कैसे करें? ऐड ऑन जब आप अपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, उसके रिगार्डिंग मैंने सेशन बनाया था कि एनालिसिस कैसे करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस के मोस्टली के आपको यहां से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्या कंटेंट है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा और इलेबोरेटिव वे से लिखना होता है आंसर, या हो सकता है कोई पर्टिकुलर इवेंट ऐसा हो जो इसमें कवर ना हो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगेन आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे रिसोर्सेज इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको कोई कोचिंग की जरूरत ना पड़े, आपको इधर उधर धक्के खाने की जरूरत ना पड़े, इधर उधर से नोट्स किसी के फोटो कॉपी कराने की जरूरत ना पड़े। खुद के नोट्स बनाओ, खुद के रिसोर्सेज रेफर करो, गूगल पे सर्च करो चीजें और वहां से अपने नोट्स में उन चीजों को इंक्लूड करो। जब आपने नोट्स यहां से बनाए
कमी पेशी होगी, गूगल पे आपने कोई टॉपिक सर्च किया, कुछ ऐड ऑन आपको करना है तो वो आप अपने नोट्स में कर सकते हो, बट ध्यान आपको ये रखना है कि इंफॉर्मेशन उतनी ऐड करो जितनी रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐड कर लो, क्योंकि इंटरनेट पे सर्च करोगे तो किसी भी टॉपिक के अंदर आप पीएचडी कर सकते हो, हमारा मोटिव वो नहीं है। अब हम आते हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, ये 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक है, ये आपको लेनी है। वैसे तो आर्ट एंड कल्चर का कुछ पार्ट आपका जो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की अभी हमने एनसीईआरटी बुक्स पीछे डिस्कस की हैं ओल्ड एडिशन की, वहां से भी कवर होगा, बट पूरा कवर नहीं होगा, बाकी का जो पार्ट है आपका यहां से कवर होगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इससे बाहर आ सकता है, बट हमने अपने आप को एक बाउंड करना है, हमने अनलिमिटेड नहीं पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर का आप इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट पढ़ोगे उसमें से जितना आ गया सही है, थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं भी आया कोई इशू नहीं है, क्योंकि लिमिट किसी चीज की नहीं है। आप कोई बहुत बड़ी बल्कि बुक भी पढ़ लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि सारा का सारा जो पेपर है उसी में से आएगा। अब इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है GS1 मेंस का, इसके लिए मैं आपको कोई स्पेशल बुक नहीं बोलूंगा, जस्ट आपने न्यूज़पेपर की रेगुलर रीडिंग रखनी है, आर्टिकल्स पढ़ते रहने हैं, एडिटोरियल्स जो भी आते हैं वो पढ़ते रहने हैं। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखते हैं, क्योंकि आप पुराने जो GS1 के पेपर हैं उनको देखोगे, आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एरिया से। सो उसके रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल से इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट मिलती है, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। इंडियन सोसाइटी का एक अपना अलग रजिस्टर लगा लो, अलग एक अपने, चाहे आपने अगर ई नोट्स बना रहे हो उसमें एक अलग सेक्शन बना लो। सो उसमें उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन डालते रहो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक आपको ध्यान में रखनी है, आप अगर इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखोगे, सो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आपको कई बार पता होनी चाहिए। अगर उन स्पेसिफिक टर्म्स का आपको मीनिंग नहीं पता होता तो कई बार आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आता कि ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है, जबकि उसका आंसर आप लिख सकते होते हो कि आपकी प्रिपरेशन बाकी जीएस की इस तरह की हुई होती है। तो उसके लिए कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आप अपना द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस कुछ भी पढ़ रहे हो, तो कोई अगर ऐसा वर्ड आपको मिलता है जो आपने सुना हुआ है बट आपको उसका टेक्निकल मीनिंग नहीं पता, तो उस टाइम आलस मत किया करो कि ठीक है मैं प्रिज्यूम कर लेता हूं ये मीनिंग होगा। नहीं, उसका मीनिंग उस टाइम ढूंढो और समझो कि कहना क्या चाह रहा है जो ऑथर है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर। अब हम आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर। इसमें पहली बुक जो आपको रेफर करनी है वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बहुत इजी वे में आपको यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हुआ है, बहुत इजी लैंग्वेज में बताया हुआ है, जल्दी से आपकी ये बुक कवर हो जाएगी। दूसरी एक बुक है पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की एनसीईआरटी। अब कुछ जो लोग हैं इस बुक के बारे में रिकमेंड नहीं करते कि ये पढ़नी जरूरी नहीं है, मैं भी नहीं कहता जरूरी है, बट इस बुक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी दी हुई हैं जो आपका कहीं ना कहीं बेस बनाएंगी। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बेस नहीं बनाएंगे, आपके जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड बेस बनाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके यूपीएससी आंसर राइटिंग में या जो करंट में इवेंट्स चलते हैं वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो चीजें आपको समझने में हेल्प करेगी। तो ये बुक जो भी एनसीईआरटी के अंदर कंटेंट होता है वो बेसिक कंटेंट होता है, वो आपको कभी भी ऐसा नहीं है वेस्ट जाएगा। सो ये बुक पढ़ोगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं बट फायदा जरूर हो जाएगा। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। यहां पे आपका जस्ट बेसिक वे से कवर होगा। आप ये जैसे हिस्ट्री में हमने देखा कि एंशिएंट और मिडिवल पार्ट आपका एनसीईआरटी बुक से ही कवर हो गया, ज्योग्राफी में देखा एनसीईआरटी से ही कवर हो गया, बट ये चीज एनसीईआरटी से कवर नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आपको थरोली पूरी की पूरी ये बुक अच्छे से समझनी होगी और अच्छे से इस पे टाइम डिवोट करना होगा, बार बार इस बुक की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी बार बार रीडिंग करने के बाद। सो काफी फेमस बुक है, आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही जो अभी हमने रिसोर्सेज डिस्कस किए हैं उसके अलावा ARC रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसकी रिपोर्ट्स इस पर्टिकुलर लिंक पे आपको मिल जाएंगी। अब आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है, ये वाली रिपोर्ट्स पढ़नी है, 1st, 4th, 6th, 9th, 10th, 11th, 12th। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, आपका जो एथिक्स वाला पेपर है उसके अंदर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी होती है, इनकी समरी पढ़नी होती है। बेसिकली है क्या, जैसे एक टॉपिक दे रखा है राइट टू इंफॉर्मेशन, सो इन रिपोर्ट्स में ये चीज डिस्कस की होती है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, अभी तक
कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया कि किस तरह से उस एक्ट ने हेल्प किया है और क्या क्या उसमें कमियां हैं, किन किन इश्यूज को अभी रिजॉल्व करना चाहिए। सो इन रिपोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इंप्रूवमेंट कर सकती है अपनी फंक्शनिंग के अंदर अलग अलग इश्यूज के ऊपर। आरटीआई हो गया, एथिक्स एंड गवर्नेंस हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गया। सो अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिकमेंडेशंस होती हैं, सजेशंस होते हैं। सो यहाँ से डिराइव किए हुए रिकमेंडेशंस आपके आंसर्स में बहुत हेल्प करते हैं। मेंस के अंदर जो आप अपने आंसर्स लिखते हो पॉलिटी के अंदर, एथिक्स के अंदर, वो आप यहां से कोट कर सकते हो और लिख भी सकते हो कि सेकंड एआरसी के अंदर ये चीज दी हुई है। सो वो एक प्लस पॉइंट होता है। कल कोई नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि नीति आयोग की फलानी रिपोर्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, आप वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। कल ये भी कोट कर सकते हो कि नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई है। सो ये प्लस पॉइंट ही होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के कि कुछ एक ऐसे गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एम लक्ष्मीकांत में आपको लगता है कि नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई और बुक पढ़े? ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है कि करंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है बट आप देखते हो एम लक्ष्मीकांत में तो यार मैंने ये पढ़ी ही नहीं, तो वो आप गूगल कर लो, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं एक और ये रिसोर्स पढ़ लूंगा तो उसके अंदर वो चीज मेरे को पक्का मिल जाएगी। बेसिकली कई बार क्या होता है कि करंट के अंदर कोई ऐसी चीज चली होती है पॉलिटी वाले सेक्शन के अंदर जो कि जरूरी नहीं है एम लक्ष्मीकांत में हो, बट वो न्यूज में कहीं ना कहीं उसका मेंशन होता है, तो न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि शायद एम लक्ष्मीकांत में होगी या शायद मैंने पढ़ी थी। अगर आपको डाउट है तो उस टाइम उसको गूगल करो और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। सो इस तरह से आपने पॉलिटी की भी स्ट्रेटेजी रखनी है। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। अगेन हम एनसीईआरटी रेफर करेंगे। सबसे पहले क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, जो एक यहाँ बुक देख रहे हो, उसके अलावा इकोनॉमिक्स की क्लास 10th की एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके बाद क्लास 12th की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वाली रेफर करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th और 12th की मैंने आपको बता दी है, ये आपको रेफर करनी है। उसके अलावा रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग। इकोनॉमी बहुत हद तक आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से कवर होती है। तो न्यूज़पेपर के अंदर जो आपका इकोनॉमी वाला बिजनेस वाला पेज होता है उसके अंदर न्यूज़ को समझने की कोशिश करो। ऐसी न्यूज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन सा शेयर कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, ऐसी नहीं है। बट कोई मर्जर हो रहा है, कोई नई पॉलिसी आई है, कोई नई डेवलपमेंट हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, मतलब जो भी करंट में आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज है वो आप पढ़ो। उसमें डेफिनेटली ऐसी टर्म्स होंगी जब आपने इन चारों बुक्स को पढ़ लिया फिर भी आपको वो टर्म्स नहीं समझ आ रही हैं, गूगल करो उन टर्म्स को। गूगल में बार बार बोल रहा हूं करो, और उन टर्म्स के मीनिंग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। रिपीटेडली जब आप उन टर्म्स को जब पढ़ोगे तो आप बड़े यूजर फ्रेंडली हो जाओगे, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। उसके बाद ये पीआईबी की वेबसाइट मैंने आपको बताई है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ कोई अपडेट आ रही है आपको वो भी रेफर करना है। उसके बाद इकोनॉमी के अंदर जिस साल आपका एग्जाम है 2024 के अंदर है, तो उस साल जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, ये मैंने पहले का लगा रखा है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की indiabudget.gov.in। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, वहां पे आपको इकोनॉमिक सर्वे की भी ई कॉपी मिल जाएगी। उसी साल जो बजट आ रहा है उसका भी आपको एक जिस्ट मिल जाएगा, डिटेल में मिल जाएगा, समरी भी मिल जाएगी, की फीचर्स भी मिल जाएंगे। और जैसे 2024 के अंदर आप देखोगे तो जो पिछले साल का बजट आया होगा उसके अंदर से क्या क्या अनाउंसमेंट्स को इंप्लीमेंट किया गया, किस हद तक किया गया, वो भी एक बार आप ओवरव्यू ले लो। ये आपको पूरे के पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक सर्वे का हर एक पेज पढ़ने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। बजट का हर पेज नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको समरी पढ़नी है इन चीजों की, ओवरव्यू लेना है, और की पॉइंट्स, कुछ की फिगर्स आप ध्यान में रख सकते हो जो कि कल आप अपने आंसर्स में कोट कर सको। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लेते हैं। इसके लिए जो आपने अपने बेसिक्स तैयार करने हैं वो करने हैं कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक है, यहां से आपने अपने बेसिक्स कवर करने हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत जो पार्ट है वो आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा, एडिटोरियल्स को आपको पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है करंट के अंदर कोई इशू चल रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता,
करंट में कोई भी हॉट टॉपिक होगा डेफिनेटली उससे रिलेटेड कोई ऐसा एडिटोरियल आ जाएगा एक दो दिन आगे पीछे में कि बैकग्राउंड क्या था, वहां से आपको समझ आ जाएगी कहानी। हो सकता है वो एडिटोरियल पढ़ के भी कुछ एक कंफ्यूजन रहे आपको कि हाँ यार ये पर्टिकुलर मेरे को रिलेशन नहीं समझ आ रहा इन दो कंट्रीज का, ये डेवलपमेंट कैसे हुई, तो अगेन उसके लिए आप गूगल कर सकते हो। ऑनलाइन सर्च मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जब आप वेबसाइट खोलोगे वहां पे यूजफुल लिंक्स करके एक आपको टैब मिलेगा, उस टैब पे क्लिक करोगे, वहां पे एक सेक्शन आता है मंथली मेजर अचीवमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसमें जब आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह से दिख जाएगा मंथली मेजर अचीवमेंट ऑफ MEA अगस्त 2022। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो अब से, आप इसको ट्रैक करते चले जाओ। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो भी कोई बड़ी डिग्नेटरी, कोई बड़ी पोस्ट का बंदा दूसरी कंट्री का हमारे यहाँ आ रहा है, या हमारा कोई बड़ा बंदा दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा है और कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, कोई MOU साइन हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रही है, वो आपको प्रिसाइज फॉर्म में यहाँ मिलती चली जाएगी, कुछ मिस नहीं होगा आपका इंपॉर्टेंट। वैसे तो न्यूज़पेपर जब रेगुलरली पढ़ोगे वैसे ही नहीं होगा, बट एक तसल्ली हो जाती है कि ठीक है यार मैंने कुछ मिस नहीं किया। कई बार आपको ये होता है कि जब तक मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स नहीं पढ़ूंगा तब तक तसल्ली नहीं होगी, नहीं, आप यहां से करो, बड़े आराम से आप कवर कर लोगे। उसके बाद एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट के लिए जो बायोलॉजी की क्लास 12th की NCERT है, 12th क्लास की जो NCERT है, उसका आपने सिर्फ यूनिट 10th देखना है जो कि इकोलॉजी के नाम से है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं 13 to 16, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। सिर्फ इन्हीं को आपने पढ़ना है, चाहे आप इनकी फोटोकॉपी करवा लो। अब तो सारी की सारी PDF जो है NCERT की ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। तो इन चैप्टर्स के जो वो शीट्स हैं आप उनको डाउनलोड कर लो, सिर्फ इनको पढ़ लो, इनसे आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो रेस्ट चीजें हैं वो अगेन न्यूज़पेपर से आपको कवर करनी है। जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप करंट में कुछ चीजें पढ़ोगे, कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे, ऐसे कन्वेंशंस के बारे में लिखा होगा जो कि पास में हुई हैं, उनको इग्नोर नहीं करना है, आपने उनके बारे में सर्च करना है कि ये कौन सी कन्वेंशन है। क्योटो प्रोटोकॉल कहीं पढ़ लिया, उसके बारे में सर्च करो ये क्या चीज है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ लिया तो उसके बारे में सर्च करो क्या है। UNFCCC के बारे में पढ़ लिया, उसके बारे में सर्च करो क्या चीज है। इग्नोर नहीं करना है, फॉर ग्रांटेड कुछ नहीं लेना है, अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है। तो आपको फिर कोई और एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बुक्स की जो एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ती है वो इसीलिए पड़ती है कि आपकी क्यूरियोसिटी खत्म है, तो आपको पहले फीड करना, आपने रट्टे मारने, और उस चक्कर में आप बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अपने अंदर ले लेते हो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। एक शंकर IAS की भी एनवायरनमेंट की बुक होती है, अगेन वो जरूरी नहीं होता कि उसको आपको लेना है। अगर आप वो लोगे तो वो अगेन आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपके मतलब की ना भी हो, बट अगर ऐसे स्ट्रेटेजी रखोगे तो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी की पहले अगर मैं बात करूं तो करंट से ही आपको पढ़ना है। जो भी करंट में डेवलपमेंट हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको वहां से कवर करना है। सेकंड ARC की 3rd रिपोर्ट जो है क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर, इसकी समरी आप पढ़ सकते हो सो दैट आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट कवर हो सके। उसके बाद अगेन रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग जो हमने डिस्कस कर लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मैं नहीं कहूंगा कि अलग से कोई NCERT पढ़ो, क्योंकि साइंस एंड टेक ऐसा एरिया है जिसकी पहली बात तो कोई लिमिट नहीं है, और जो आजकल एम्फोसिस हम देखते हैं वो करंट के ऊपर ज्यादा है। तो करंट आपका कहां से कवर होगा? अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट। इसके बाद हम बात करते हैं एथिक्स का पेपर, जो आपका GS 4 का पेपर होता है। इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर मैंने काफी सारी सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स की आपको लिस्ट बताई थी। उनमें से स्पेसिफिकली ये 2 रिपोर्ट्स हैं। 4th रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, और उसके बाद 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है सिर्फ ये 2 रिपोर्ट्स काम आएंगी, इवन जो RTI वाली हमने रिपोर्ट उसमें डिस्कस की थी, वो जब आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए पढ़ रहे हो, ये समझ लो कि आपका एथिक्स वाला पार्ट भी कवर हो रहा है। अब रही बात कि हम कोई एथिक्स के लिए स्पेसिफिक बुक कवर करें, मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे और उसमें देखोगे कि एथिक्स के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। बट यस, सिलेबस के अंदर कुछ की टर्म्स ऐसी लिखी हैं जो कि आप देखोगे
क्वेश्चंस के अंदर भी पूछी जाती हैं कि इनका मीनिंग क्या है, आप इस सिचुएशन में इसको कैसे अप्लाई करोगे, कैसे नहीं करोगे। तो वो जो की टर्म्स हैं उनके मीनिंग आप इंटरनेट पे सर्च करके उनको समझो। और एक बार आप ये जरूर कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके जो मॉडल आंसर्स कुछ टॉपर्स ने ऑनलाइन अवेलेबल करवा रखे हैं, उनको रेफर कर सकते हो, सो डैट आपको पता चल सके कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी इनको अटेम्प्ट करने के लिए। एथिक्स का ऐसा पेपर है जो कि मिनिमम एफर्ट के साथ आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें ले सकते हो। इसकी प्रिपरेशन एक तरह से आप जब अपने बाकी पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ साथ होती जा रही है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप स्मार्ट वे से इसके लिए प्रिपेयर करोगे। अब इसके अलावा अगर हम सी सेट की बात करें तो सी सेट के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप एक अपना इंग्लिश का न्यूज़पेपर कोई रेगुलर वे से पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश वाले पार्ट में आपको बेनिफिट करेगी चीज़। बट आप जब पढ़ते हो कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आता है तो उसका मीनिंग आपको ढूंढना है, ये अपनी आदत बना लो। अगर आपकी ग्रामर में थोड़ी दिक्कत है तो इंग्लिश ग्रामर बाय रैन एंड मार्टिन, यहां मैं ऑथर का एक बार नाम लिख देता हूं, रैन एंड मार्टिन, इंग्लिश ग्रामर बाय रैन एंड मार्टिन, ये बुक आप ले सकते हो। बहुत ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि ये भी नहीं है कि एक्सेसिव टाइम लगा रहे हो। इससे ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस करके आपके जो ग्रामर के जो फंडे हैं इंग्लिश के वो इंप्रूव हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, उसके लिए आपने क्या करना है, जोन जोन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पिछले कुछ सालों के, आप पेपर उठाओ, देखो कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड जो पुरानी आपके स्कूल टाइम के मैथ्स की एनसीईआरटी है वहां से उसके बेसिक समझ लो, वहीं से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। फिर थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको करनी है अपनी स्पीड के अंदर। जब आपकी स्पीड एक बार हो गई, एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो आपकी अपने आप अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको कोई बहुत इधर उधर की हाँ स्पेसिफिक मैं यही बुक उठाऊं यहीं से मैं करूं जरूरी नहीं है। कोई आपको अच्छी फिर भी लगती है कि हाँ मैं इससे करूं, कर सकते हो, बट ये जरूर देख लेना कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो वही है जो एक्चुअल एग्जाम में आता है या उससे बहुत ऊपर है। उस केस के अंदर आप अननेसेसरी एफर्ट लगाओगे और अननेसेसरी डीमोरलाइज भी होगे अगर आपसे वो चीज़ नहीं होगी, फिर डर बैठ जाएगा आपके अंदर सी सेट को लेके। सो ये स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आप कहोगे इंटरव्यू के लिए जो एक थ्योरेटिकल वे से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो सब यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे के सारे रिसोर्सेज इस बुक लिस्ट को अगर आप रेफर करोगे सिस्टमेटिक वे से एक सही स्ट्रेटेजी बना के, तो इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ना किसी कोचिंग की जरूरत है, ना आपको किसी बने बनाए नोट्स की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर डिस्कस कर रहा हूं, आपको फिर बता रहा हूं कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। ये बुक्स आपको सिर्फ पढ़नी नहीं है, ये बुक्स आपको पढ़ते हुए सिर्फ रंग इनमें नहीं भरना है हाईलाइट कर करके, आपको अपने खुद के नोट्स डिराइव करने हैं। इतना टाइम बाद में नहीं होता कि आप बार बार इन बुक्स को पढ़ते जाओ, अदरवाइज एग्जाम के टाइम पे साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे एक बोझ रहेगा कि इन बुक्स को अभी मुझे पढ़ना है। उनके अंदर से नोट्स जब डिराइव किए होंगे तो उसको रिवाइज करना भी ईजी है। सो अगला सेशन मैं बनाऊंगा 16 मंथ्स टाइम टेबल फॉर यूपीएससी 2024। वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी और वो टाइम टेबल ऐसे होगा कि अगर आप उसके अंदर इन रिसोर्सेज को फॉलो करते चले जाओगे तो आप सेल्फ स्टडी से ही ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।